हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक रिवीजन वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। 4 टॉपिक आते हैं। तो इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, वर्ड बाय वर्ड पॉइंट बाय पॉइंट लक्ष्मीकांत की वहाँ पे रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों ही चीज़ें चैनल के ऊपर आ चुकी हैं। दिस इज़ द रिवीजन वीडियो। शुरू करते हैं कि सारी चीज़ें याद करने के बाद, सोचने समझने के बाद कौन सी चीज़ें जो माइंड में हमेशा याद रहनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर आती है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कोई भी टॉपिक, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में प्लस कौन से आर्टिकल में आता है। प्रेसिडेंट कम्स अंडर द पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 52 to 78 इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट 5th इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 to 78 में हम प्रेसिडेंट की स्टडी करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली नहीं किए जाते, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट इलेक्शन करवाना और डायरेक्ट इलेक्शन करवाने के बाद उनको किसी भी तरह की रियल पावर ना देना, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। इस वजह से इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और उसमें कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज वी ऑलरेडी नो कि जो प्रेसिडेंट है वो पूरे के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि जो मेंबर्स लिए जाए वो पूरी की पूरी इंडिया से लिए जाए। तो यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन से होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे फॉर इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ये आपको याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, ये जरूरी है कि वो 35 साल का हो चुका हो, 35 साल की एज उसने कंप्लीट कर ली हो, और वो क्वालिफाइड हो फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। और जाहिर सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उसमें एक पॉइंट और आता है जो कि आपको याद रखना है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओथ के टाइम पे 3 तरह की ओथ होती है, बट यहाँ पे हमने एक ही ओथ लिखी है। 2 ओथ मैं पहले बता देती हूँ। एक होती है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, जो कि हर किसी के केस में आती है। और सेकंड ओथ हमारी होती है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो थर्ड ओथ है, जो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई दिस ओथ इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसी ओथ के बेसिस पे चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो जो ग्राउंड है इम्पीचमेंट का इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो ओथ ली गई है वो है प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है बाय द प्रेसिडेंट, तो उनके अगेंस्ट चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो लोकसभा में इनिशिएट हो, चाहे वो राज्यसभा में इनिशिएट हो। उसके बाद ओथ दिलाएगा कौन? वी नो डैट द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो हमेशा क्या होता है कि जो ओथ है वो सीनियर पर्सन दिलाता है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई सीनियर पर्सन है नहीं, तो यहाँ पे कौन दिलाते हैं? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे नहीं है, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? कंडीशंस आप सबको पता ही है कि वो लोकसभा का या राज्यसभा मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर मेंबर है भी कोई पर्सन और वो इलेक्ट भी हो चुका है प्रेसिडेंट के लिए, देन जिस दिन से वो ऑफिस में अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करना शुरू करेगा एज अ प्रेसिडेंट, उसे अपनी लोकसभा की या राज्यसभा की जो सीट है वो खाली छोड़नी पड़ेगी। उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यह हम कंडीशंस में बात कर रहे हैं। उन्हें यह अलाउड होता है कि वो विदाउट पेमेंट, बिना रेंट दिए, वहाँ की सुख सुविधाओं को, राष्ट्रपति भवन की सुख सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल रेजिडेंट्स, उनको कुछ प्रिविलेज मिले होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं उनके पास, और
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें ये मेंशन है कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस जो भी सैलरी डिसाइड हुई है, जो भी अलाउंस डिसाइड हुआ है, उसको आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं हो सकता, वो डिमिनिश नहीं होगा। टर्म एंड द इम्पीचमेंट, टर्म जो यूजुअली जो होता है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स का होता है, बट ऐसा भी हो सकता है, जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट के टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाते हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें इलेक्शन पहले ना हो पाए, तो उस टाइम पे जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है वही 5 साल से ज़्यादा भी अब उस टर्म को होल्ड करके रखेगा जब तक जो सक्सेसर है वो अपने चार्ज अज्यूम ना कर ले। सेकंड, रिज़ाइन दे सकते हैं वो। अब ये होता है कि जब जब इलेक्शन नहीं हुए उसकी वजह से कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो उसको संभाले रखेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, मतलब 5 साल से ज़्यादा। लेकिन वैकेंसी किस चीज़ में क्रिएट होगी, हो सकता है वो रिज़ाइन दे दे, हो सकता है उनका इम्पीचमेंट हो जाए, ये हो सकता है कि सडन डेथ हो जाए, या और क्या है कि जो इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के वो सुप्रीम कोर्ट वाइड डिक्लेयर कर दे, तो उस टाइम पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी अगर क्रिएट होती है तो वैकेंसी उस पोस्ट पे प्रेसिडेंट की टाइम पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। नाउ वहाँ पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जो काम करेगा दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये बात हुई वैकेंसी की। वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से भी हो सकती है। तो हमेशा क्या होता है कि जो रेजिग्नेशन जो दिया जाता है अपने से सीनियर को दिया जाता है। अगेन यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई सीनियर तो है नहीं, तो वो जो रेजिग्नेशन देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ये हमें याद रखना है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है, प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जाता, उनका इम्पीचमेंट होता है, और उसका जो ग्राउंड है वो क्या होगा, वो इस ओथ के बेसिस पे होगा, दैट इज़ वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस ओथ के बेसिस पे इम्पीचमेंट शुरू होगा। जो चार्जेस है वो दोनों हाउस में से कोई भी चार्जेस इनिशिएट कर सकते हैं, नो मैटर वो राज्यसभा कर रहे हैं या लोकसभा कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही है जो चार्जेस को इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस में से नो मैटर राज्यसभा करे या लोकसभा करे, कोई सा भी हाउस चार्जेस को इनिशिएट कर सकता है। सेकंड, अगर चार्जेस इनिशिएट, ऐसा नहीं है कोई भी एक मेंबर आया उसने चार्जेस इनिशिएट कर दिए, नहीं ऐसा नहीं है। 1/4 मेंबर्स ऑफ द टोटल हाउस जो भी हाउस चार्जेस इनिशिएट कर रहे हैं उनके साइन होने चाहिए। 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको प्रेसिडेंट को, तभी आप चार्जेस इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसको एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। जैसे वो रेजुलेशन आ जाएगा उस रेजुलेशन को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है, बट प्रेसिडेंट की पोस्ट ही इतनी बड़ी है तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। पास करने के बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा। लेट सपोज अगर लोकसभा ने चार्जेस इनिशिएट किए, वहाँ पे उसको पास कर दिया गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में उन चार्जेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही हैं। सेकंड हाउस में क्या होगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, और क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उन चार्जेस को बोला गया कि ये ठीक चार्जेस लगाए गए हैं, देन उस हाउस में रेजुलेशन पास किया जाएगा अगेन बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। और क्योंकि सेकंड हाउस ने इन्वेस्टिगेशन की है, इस वजह से हम इम्पीचमेंट को क्वाशी जुडिशियल प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोसीजर भी बोलते हैं। अगेन क्वाशी जुडिशियल प्रोसीजर में क्या होता है, इम्पीचमेंट में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आई गेस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से रेजुलेशन पास हो रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा वो पार्टिसिपेट करते हैं, नो मैटर वो इलेक्टेड है या वो नॉमिनेटेड है। डेट्स इट। पावर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फाइनेंशियली, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमरजेंसी पावर। ये 7 तरह की पावर जो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, 1 बाय 1 आप बुक से पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसमें आप नोट कर सकते हैं। उस वीटो पावर्स हमारी 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो
ये जो पावर्स है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि कोई भी बिल है जो कि प्राइवेट मेंबर से आया है, प्राइवेट मेंबर से आया है, नॉट मिनिस्टर। मिनिस्टर क्या, जो जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई है उसका जो कैबिनेट मिनिस्टर है उससे नहीं आया है, कोई दूसरा मेंबर है पार्लियामेंट का उसने भेजा है, तो उनको हम प्राइवेट मेंबर्स बोलते हैं। वहाँ से अगर कोई बिल आया है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो एब्सोल्यूट वीटो उस चीज़ पे, वो जो बिल है, बिल को विथहोल्ड कर लिया जाए, और अगर बिल को अब विथहोल्ड कर लिया जाएगा तो बिल वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो एक्ट ही नहीं बन पाएगा। या ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोई बिल दे प्रेसिडेंट को और उसके बाद वो रिज़ाइन कर जाए, फिर जो नई गवर्नमेंट आए वो प्रेसिडेंट को मना कर दे कि इस बिल को पास नहीं करना है, तो उस टाइम पे भी एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होगा? सस्पेंसिव वीटो ये होगा कि कोई बिल आया और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस उस बिल को भेज दिया, ये होता है सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो ये होता है जब प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना ही साइन किए, ना ही वापस भेजा और कुछ भी नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे जब दोनों दोनों हाउस में से राज्यसभा तो जाहिर सी बात है हर बार उसको कॉन्टिन्यू हाउस बोला जाता है, तो राज्यसभा तो हर बार क्या करेगी, होगी वो। लेकिन लोकसभा हो सकता है कि कभी वो लोकसभा सेशन में ना हो, या ये भी हो सकता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी हो और बिल पास करना हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेट नहीं कर सकते, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस पे निकल सकता है अंडर द नॉर्मल सिचुएशन, जिन केसेस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल जिस भी स्टेट पे है वहाँ पे ऑर्डिनेंस वो उन चीज़ों पे भी निकाल सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है, बट इन केस ऑफ द नॉर्मल सिचुएशन ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जिन केसेस पे, इट मीन्स यूनियन लिस्ट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट है उन पे निकल सकते हो और कंकरेंट लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे हम दो केस पढ़ते हैं। सी, आपको केसेस याद रखना जरूरी है, आपको चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम दो केसेस पढ़ते हैं, एक है हमारा कूपर्स केस, एक है हमारा डीसी वाधवा केस 1987। और हमारे पास यहाँ पे दो अमेंडमेंट भी है, एक है हमारा 38, एक है हमारा 44। तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट देख लेते हैं। 38 अमेंडमेंट हमारे ये 1975 में आया था, और इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला गया है तो उस ऑर्डिनेंस किस सेटिस्फैक्शन पे निकाला गया, वो सेटिस्फैक्शन फाइनल होगा, कॉन्क्लूसिव होगा, और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर ऑर्डिनेंस निकाला है प्रेसिडेंट ने। 38th अमेंडमेंट में ये था 1975 में, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज किया गया और इसको ये बोला गया कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को जिस बेसिस पे ऑर्डिनेंस निकाला गया था उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस पर। तो ये 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 में आया था। अब यहाँ पे हम दो केस पढ़ते हैं, एक है कूपर्स केस। कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कि जिस बेसिस पे ऑर्डिनेंस निकला है उस सेटिस्फैक्शन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कैन बी क्वेश्चन्ड इन द ग्राउंड कि आपने ये ऑर्डिनेंस क्यों निकाला, ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफीट के बेसिस पे। इसका मतलब the decision of the president to issue an ordinance can be questioned in a court on the ground that the president has prorogued, कि प्रेसिडेंट ने जान के डेलिबरेटली जो हाउसेस है उनको प्रोरोग्ड किया है, उसके बाद उस बिल को निकाला गया है। ये मेलाफीट का केस है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। 38th अमेंडमेंट नहीं चलेगा यहाँ पे, और हालांकि उसको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद एक दूसरा केस है, डेट इज डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस क्यों आया था 1987? सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए ये आया क्यों था, क्योंकि 1967 से 1981 में बिहार के गवर्नर ने ऑर्डिनेंस निकालते रहे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ऑर्डिनेंस निकाला जाता है तो ज़रूरी होता है कि जैसे ही लोकसभा रीअसेंबल करे तो वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से उस ऑर्डिनेंस को पास कराया जाए। अगर उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं कराया जाता 6 हफ्ते के अंदर रीअसेंबल होने के बाद, तो वो ऑर्डिनेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बिहार के गवर्नर ने क्या किया, वो ऑर्डिनेंस निकाल देते थे, और जैसे ही लोकसभा
दोबारा से रीअसेंबल होती थी उस ऑर्डिनेंस को वापस ले लेते थे। जैसे ही लोकसभा को प्रोरोग कर दिया जाता था 6 महीने तक, दोबारा से वो ऑर्डिनेंस इशू कर देते थे। इस तरह से 256 ऑर्डिनेंस इशू किए गए 14 सालों के अंदर, और वो ऑर्डिनेंस सेम ही था। उस टाइम पे फिर DC वाधवा केस आया और उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये थी कि अगर ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है विद द सेम टेक्स्ट, बार बार प्रोरोग किया जा रहा है असेंबली को, और बार बार सेम ऑर्डिनेंस निकाला जा रहा है, तो उसको वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, और द ऑर्डिनेंस सो रीप्रमलगेटी इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, उस ऑर्डिनेंस को नहीं माना जाएगा। ये हमारा DC वाधवा का केस था। अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप प्रेसिडेंट की वीडियोस पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके, दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, इसलिए हम जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द पार्डनिंग पावर अंडर द आर्टिकल 72, हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती हैं, जिसमें पार्डन, कॉम्यूटेशन, रेमिशन, रेप्राइव एंड रेस्पाइट। पार्डन का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर से चार्जेस भी हटा दिए जाए और सेंटेंस भी हटा दिया जाए, सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दी जाए, सेंटेंस भी ख़त्म कर दिया, कन्विक्शन भी ख़त्म कर दिया, इसका मतलब उस पर्सन ने कभी क्राइम किया ही नहीं था। कॉम्यूटेशन, जब जो पनिशमेंट मिली है उसको चेंज कर दिया जाए, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, मतलब जो नेचर है सेंटेंस का वो चेंज कर दिया जाए। रेमिशन में ड्यूरेशन कम कर देते हैं। रेप्राइव में जब कोई स्पेशल केस होता है उस केस में जो पर्सन है, लाइक अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या कोई डिसेबल पर्सन है, तो उसके टाइम पीरियड भी कम किया जाता है, साथ के साथ नेचर भी कम किया जाता है। और रेस्पाइट का मतलब होता है स्टे लगाना, जनरली ये डेथ सेंटेंस के केसेस में होता है। नाउ प्रेसिडेंट में हमने कहा ये आपको करना ही है। सी, कोई भी चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर है प्रेसिडेंट, या आगे वाला चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, उसमें आपको क्या करना है, 3 चीज़ें लिखनी है, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स एंड केसेस। तो जैसे ही आपके माइंड में क्लिक हो कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट पढ़ने जा रहा हूँ, या मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट पढ़ने जा रहा हूँ, आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं एंड कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहले हम अमेंडमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे 4 अमेंडमेंट हैं। एक है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, एक है 38, एक है 42, एक है हमारा 44। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे आप ये अमेंडमेंट देखोगे ना कि 24, 38, 42, 44, काफ़ी सारे बच्चों को 42, 44 याद रहता है, बट 24 क्या याद है आपको? याद है तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। 24th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, उस पर साइन करना प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं बचेगी। इट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, देन इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव द एसेंट टू दैट बिल। ना वो वापस कर सकते हैं, ना वो वापस कर सकते हैं, ना वो किसी भी वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट में था 1971। फिर 38 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट अगर कोई भी ऑर्डिनेंस निकालता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी ग्राउंड पे। प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो फाइनल होगा एंड कॉन्क्लूसिव होगा। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये क्या बोलता था, जैसे ही आपके माइंड में ये आया ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, आपके दिमाग में एक आर्टिकल भी आना चाहिए, डेट इज 74 आर्टिकल क्या बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय पीएम। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि जो क्या करेंगे, एड और एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को इसी एड और एडवाइस पे अपना फंक्शन करना पड़ेगा। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि वो एड एंड एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को फंक्शन करना पड़ेगा, बाउंड नहीं था कि करना ही पड़ेगा। बट जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये ऑब्लिगेटरी हो गया, ये बाउंड हो गया कि नहीं करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें लाई गई थी 42nd में।
उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ऑफ 1978। उन्होंने ये कहा कि करना ही पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट प्रेसिडेंट के पास एक राइट है कि वो उसको रिटर्न कर सकते हैं, एक बार रिटर्न किया जा सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन। तो ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। केसेस कौन कौन से, कूपर केस, DC वाधवा केस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर्टिकल्स कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, आर्टिकल 52 to 78। ये कौन सा आर्टिकल है, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट कम्स अंडर द 52 to 78 आर्टिकल इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन द पार्ट फिफ्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज आर्टिकल 111? आर्टिकल 111 क्या है, जब भी पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आता है, पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास बिल आता है, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दें, या वो विथहोल्ड कर दें बिल को, या वो उस बिल को रिटर्न कर दें। तो ये जो 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है, ये आर्टिकल 111 में आते हैं। आर्टिकल 200 एंड 201 क्या है, सी इंडिया के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट है जिनके पास बिल आ रहे हैं, स्टेट के लेवल पे यहाँ पे गवर्नर है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या कहीं पे बाई कैमरलिज्म है, तो दोनों ही हाउस से बिल पास हुए, गवर्नर के पास आए। अब अंडर द आर्टिकल 200 गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दे दें, या वो विथहोल्ड कर दे बिल को, या वो रिटर्न कर दें, या वो इसको रिजर्व कर दे बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जब इस बिल को रिजर्व किया जाएगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बिल अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन अंडर द आर्टिकल 201 now the president also have 3 options, assent, withhold and return। 123 आर्टिकल कौन सा होता है, अंडर द आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट हैव द पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं वो, और हाँ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस उन पर ऑब्लिगेटरी नहीं है। अंडर द आर्टिकल 143 ही हैव राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो। 72 एंड 161, 72 इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट वेल द 161 इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे दो आर्टिकल क्यों लिखे गए हैं, जहाँ पे भी मैंने 2 लिखे, लाइक 201 201, 72 161, इट मीन्स ये दोनों आर्टिकल एक प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, एक गवर्नर से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 53 74 एंड 75। 53 आर्टिकल क्या, सी 74 आर्टिकल आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, क्यों, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74 आपको याद है, 74 क्या था, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ सच एडवाइस, उन्हीं की एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, शैल लग गया यहाँ पे। 75 क्या है, 75 जो है वो क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब 53 पे आ जाते हैं। 53 आर्टिकल क्या कहते हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, उन पावर्स का यूज़ किया जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा आर्टिकल 53 आता है। सो यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट की रिवीजन खत्म होती है। नाउ टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आता है, वाइस प्रेसिडेंट कम्स अंडर द आर्टिकल 52 to 78 ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन किस तरह से होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, और इनके इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है, ये टेम्परेरी फंक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर रोल स्पेसिफाई नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को रखा गया है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज, जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि प्रेसिडेंट के केस में ये राज्यसभा नहीं था, ये लोकसभा था। आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं, ओके। ओथ एंड कंडीशन क्या होगी, प्रेसिडेंट ओथ और कंडीशन काफ़ी ईजी हैं, टू एग्जीक्यूट द ऑफिस फेथफुली,
और उसके बाद लोगों के लिए काम करना, वही सब। ओथ दिलाएगा कौन? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट से ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे ओथ दिलाते हैं। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई दूसरा पर्सन, सम पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो। टर्म क्या होगा? 5 ईयर्स। रेजिग्नेशन वो अपना प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इम्पीच किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, और रेजुलेशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। अगेन दिस पॉइंट शुड बी नोटिस कि इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं, रिमूवल के जो चार्जेस हैं, वो राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों हाउसेस में से कोई सा भी हाउसेस इनिशिएट कर सकता था। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी की ज़रूरत है अगर रेजुलेशन पास करना है टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, बट लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड डिसाइड नहीं किया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, बट प्रेसिडेंट के केस में जो ग्राउंड है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया गया है। प्रेसिडेंट के केस में, लिसन अगेन, प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा लोकसभा में इफेक्टिव स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा में इफेक्टिव एंड लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से भी काम चल जाता है। वैकेंसी क्रिएट हो गई तो क्या हो गया? तो क्या होगा? प्रेसिडेंट के केस में जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती थी तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए या तो वाइस प्रेसिडेंट आते थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाए और कोई ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन करा के वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंट किया जाए। पावर्स एंड फंक्शन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, और फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। जिस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं होंगे, मे बी उनका हेल्थ इशू हो सकता है, मे बी वो बाहर हो, मे बी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो, मे बी वैकेंसी क्रिएट हो गई हो किसी भी वजह से, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शन, वो काम करेंगे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे है, अपना काम कर रहे हैं, तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहेंगे। इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या कंपैरिजन है? सी, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट की सीट पे वैकेंसी क्रिएट होती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, जैसे ही दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा इलेक्ट होके, वाइस प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं वो वहाँ से हट जाएंगे। जबकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी क्रिएट हो गई है तो वो वहाँ पे अब एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होगा, अब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा। और जितना भी ड्यूरेशन रह गया है, जैसे कि वहाँ पे 4 साल का ड्यूरेशन है, तो 4 साल में से मान लो 2 साल प्रेसिडेंट ने काम कर लिया था, अब उसके बाद वैकेंसी क्रिएट हो गई ड्यू टू XYZ रीज़न। अब जो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, जो भी टाइम पीरियड बच गया है उन प्रेसिडेंट का, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट उतने टाइम पीरियड के लिए रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनको एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट बिठाया जाता है कि जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते इलेक्ट होके तब तक आप बैठो। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं गवर्नर। गवर्नर के केस में सबसे पहले गवर्नर आता कहाँ है? अगेन गवर्नर जो हमारा जो आता है वो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, सॉरी पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के एग्जीक्यूटिव में आता है अंडर द आर्टिकल 153 टू 167। ओके, अपॉइंटमेंट किस तरह से होते हैं? गवर्नर के कोई भी इलेक्शन नहीं होते, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये कहा कि वी नो डैट जो गवर्नर है वो एजेंट ऑफ द यूनियन, एजेंट ऑफ द सेंटर है। जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कहा कि गवर्नर जो बॉडी है, गवर्नर का जो ऑफिस होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो किसी के भी अंडर में नहीं आएगा, वो सेंटर के अंडर में नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वालिफिकेशन, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है इसमें, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, बस यही है। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किसी भी हाउस का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी दूसरे हाउस के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। ओथ क्या होंगी? सेम एज प्रेसिडेंट। जो 3 ओथ
to faithfully execute the office, to preserve, protect and defend the constitution, to devote himself on the service and well-being of the people of India। तो जो भी प्रेसिडेंट ने जो 3 ओथ ली थी वही यहाँ पे सेम होंगी। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नर को कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, क्योंकि वो स्टेट के नॉमिनल हेड है ना गवर्नर, इसलिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट नहीं है देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, जो भी उस स्टेट का हाई कोर्ट है उसमें। टर्म 5 ईयर होगा। इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। जिस तरह से प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए चार्जेस इनिशिएट होते हैं, रेजुलेशन पास होते हैं, गवर्नर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है, वही रिमूव किए कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट कि कोई ग्राउंड भी डिसाइड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हो। इसी वजह से जो गवर्नर की जो पोजीशन है उसको काफ़ी सेंसिटिव माना गया है। ओके, पावर्स एंड फंक्शन क्या है? प्रेसिडेंट के केस में हमारे पास क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन थी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमरजेंसी। ये तीनों पावर गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर के पास सिर्फ 4 पावर होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके ऊपर लिखना ज़रूरी है, ताकि धीरे धीरे रिवाइज करते करते याद हो जाए, वरना माइंड से निकल जाएंगे, समझ भी नहीं आएगा। ये पढ़ा था, सिर्फ 2 याद रह जाएंगे, 42, 44 और हार्डली 38 याद रह जाएगा, और कुछ याद नहीं रह पाएगा, इसलिए लिखे प्लीज़। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 क्या कहता है? इससे पहले क्या था कि हर स्टेट पे एक गवर्नर होता था। जब ये एक्ट आया उन्होंने कहा कि 2 स्टेट्स पे भी एक गवर्नर हो सकता है। मान लो स्टेट छोटी छोटी हैं तो 2 स्टेट पे एक गवर्नर हो सकता है। एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी, दोनों पे एक गवर्नर है। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि अगर 2 स्टेट पे एक गवर्नर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। उस पर स्टेट आपस में डिस्कस करेंगे, अपना कोई भी परसेंटेज स्टेट डिवाइड करेंगे कि इसकी सैलरी के लिए मैं इतना परसेंटेज देने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना, सैलरी उनकी सेम ही रहेगी, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्डनिंग पावर अंडर द आर्टिकल 161, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर अंडर द आर्टिकल 161। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? आर्टिकल 154, 163 एंड 164। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में वही कि यहाँ पे क्या होगा कि एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर में वेस्टेड होगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नर के ऊपर ये शैल वाली कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। ये प्लीज़ ये याद रखें, गवर्नर की जो डिस्क्रिशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के पास तो डिस्क्रिशन पावर है ही नहीं। जो गवर्नर है उसके पास खुद की डिस्क्रिशन पावर है, वो तब तक ही मानेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स, उनका कहना, जब तक वो अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ करने लग जाएगा, उस पर ज़रूरी नहीं है कि वो माने या ना माने, अब उसकी खुद की मर्जी है। जबकि प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो माने या ना माने, उनको मानना ही पड़ेगा, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। प्लीज़ ये जो डिफरेंस है ये याद रखना है, ये काम आएगा। डिस्क्रिशन पावर कौन कौन सी है गवर्नर के पास? एक तो बिल को रिजर्व करना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कोई बिल है उसको रिजर्व किया है उन्होंने। सेकंड क्या है? प्रेसिडेंट को बोलना कि इम्पोज कर दी जाए, इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना। तीसरा, जो अमाउंट पे किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट टू द ATMM, व्हाट इज ATMM? असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, जो इन ट्राइबल एरियाज़ को अमाउंट पे किया जाएगा उसको डिटरमाइन करना। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय CM का कोई भी रोल नहीं है, चीफ मिनिस्टर्स का कोई भी रोल नहीं है। और चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो कि गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में आती हैं। गवर्नर इसको यूज़ कर सकते हैं। इस केस में कोई भी एड एंड एडवाइस नहीं चलेगी। ओके, गवर्नर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है रिवीजन के तौर पे। फुल वीडियो आप जाके फुल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है, हर वर्ड एक्सप्लेन किया है। आगे चलते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, आर्टिकल्स एंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में आर्टिकल्स में इमरजेंसी को रखा गया है। सो इमरजेंसी को 352 टू 360 में रखा गया है। 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, 356 डील विद द प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। एंड 360 कम्स अंडर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, पार्ट 18 में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, व्हाट हैपन्स जब जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी। अगेन ये याद रखें, स्टेट कभी भी इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकती। इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय द सेंटर की जाती है, बाय द प्रेसिडेंट की जाती है, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ओके, सो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का मतलब क्या है, आपके माइंड में आती क्या चीज़ है। व्हाट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी जैसे ही प्रोक्लेम की जाती है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इट मीन्स जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में। सारी की सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। अब वो फेडरल नहीं रहता। अब जो सेंटर है वो स्टेट पे कुछ भी काम कर सकती है, स्टेट लिस्ट पे कोई भी लॉ बना सकती है। तो ये जो पावर है यूनिटरी हो जाती है, स्टेट के पास पावर नहीं बचती। सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गोज इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। दिस इज द इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी है, जैसे हमने बोला कि 3 इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन इमरजेंसी को लगाने के लिए ग्राउंड क्या डिसाइड होगा। ऐसा तो नहीं है ना किसी ने भी बोल दिया नेशनल इमरजेंसी लगानी है और ग्राउंड डिसाइड नहीं है। भाई बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, किस बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो, किस बेसिस पे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल और उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। रिवोकेशन, किस तरह से उसको वापस लिया जाएगा इमरजेंसी को, इफेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, सेंटर स्टेट के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, एंड क्रिटिसिज्म क्या क्या है इमरजेंसी का। तो यहाँ पे हमारा आता है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सी नेशनल इमरजेंसी यहाँ मैंने रेड से मेंशन किया है। इट मीन्स ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन में जो रेड है वो नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक है। येलो प्रेसिडेंट रूल, ग्रीन फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस तरह से हम पढ़ेंगे। ओके, तो साथ के साथ ये डिफरेंस भी हो जाएंगे। और आप इन नोट्स का जो लिंक है, इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया होगा। सो हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी एक साथ हम देखते हैं। सबसे पहले ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा, इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिवेलियन, ये हमारा ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन चलेगा। प्रेसिडेंट रूल के रूल अगर लगा है तो ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन होगा फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये हमारे ग्राउंड होंगे। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है 1 महीने के अंदर अंदर ज़रूरी है कि जो वो प्रोक्लेम है उसको पास कराया जाए बाय बोथ द हाउसेस। बट ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे लोकसभा या तो सेशन में ना हो और या वो पास करने से पहले ही डिजॉल्व हो जाए, तो कॉन्टिन्यूएशन के लिए राज्यसभा है। बट यहाँ पे हम सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल पास होना चाहिए। अप्रूवल पास होने के बाद उस अप्रूवल की ड्यूरेशन रहेगी 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद फॉर द इनडेफिनेट पीरियड आप उसको बार बार उसको, जैसे हम रिन्यू कराते हैं ना, लाइसेंस रिन्यू होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू होता है, ऐसे ही नेशनल इमरजेंसी को हर 6 महीने के बाद उसको दोबारा से रीअप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। 6 महीने हो गए, दोबारा से पार्लियामेंट के हाउसेस में पहुँचो, दोबारा से अगर वो पास कर देते हैं देन नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। जो पास किया जाएगा वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास किया जाएगा अगर नेशनल इमरजेंसी का केस है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रेसिडेंट रूल के केस में, 2 महीने के अंदर अंदर पास कराना होता है। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना,
प्रेसिडेंट रूल के अंदर 2 महीने में पास कराना है। अगेन पास होने के बाद जो उसका ड्यूरेशन रहेगा 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने से 3 साल तक के लिए उसको खींचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। इलेक्शन कमिश्नर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो मेंशन कर दे कि इस स्टेट में इलेक्शन नहीं कराया जा सकते हैं। इस अप्रूवल में सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, डेट्स इट। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो 2 महीने के अंदर अप्रूव कराना ज़रूरी है। इसमें कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है, और एक बार अप्रूव हो गई तो उसके बाद रीअप्रूवल कराने की ज़रूरत नहीं है। नो रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड। रिवोकेशन, प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकते विदाउट एनी पार्लियामेंट्री रेजुलेशन। नेशनल इमरजेंसी के केस में हमें एक और बात याद रखनी है कि पार्लियामेंट अगर डिसअप्रूव कर दें नेशनल इमरजेंसी को इवन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, तो उस नेशनल इमरजेंसी को रिवोक्ड करना ही पड़ेगा बाय द प्रेसिडेंट। इफेक्ट क्या पड़ेंगे नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेट रिलेशन पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी है सेंटर के पास आ जाएंगी, लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी है पार्लियामेंट के पास आ जाएंगी। लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी अंडर द आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अंडर द आर्टिकल 19 में भी 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, वो सस्पेंड हो जाएंगे। उसके लिए अलग अलग कोई रेजुलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लगते ही प्री डिसाइडेड है माइंड में, मान लो ये आर्टिकल 19 सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी लगते ही अंडर द आर्टिकल 358, बट नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर द आर्टिकल 359। ऑल जो आर्टिकल्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, बट उनकी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी कि वो सस्पेंड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल्स को छोड़ के 20 एंड 21। राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ये जो 2 राइट है 20 एंड 21, इनको किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी जो आर्टिकल्स है वो बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसके द्वारा उन आर्टिकल्स को सस्पेंड किया जा सकता है। बट आर्टिकल 19 ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के लगते ही। अगर प्रेसिडेंट रूल है तो सेंट्रल स्टेट पे क्या रिलेशन पड़ेगा, इसमें हम जितनी भी पावर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पार्लियामेंट के पास आ जाएगी, जितनी भी पावर है स्टेट के पास वो पूरी की पूरी पावर सेंटर के पास आ जाएगी। यही हम इफेक्ट पड़ता है प्रेसिडेंट रूल के केस में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आ गई है तो उस केस में सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सेंटर कंट्रोल करेगा, वो गाइड कर सकता है। जितने भी बिल्स है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद उनको रिजर्व किया जाएगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि वो देख सके कि वो बिल मनी बिल वगैरह जो भी हैं सही से पास हो रहे हैं या सही से जो फंड्स वगैरह है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एंड इसमें यह भी होगा कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनको कम किया जाएगा। कोई भी ऐसा सिंगल केस नहीं है जिसमें अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस का कम हो, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इसीलिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स आर्टिकल एंड केसेस, कौन कौन से अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं हम, आर्टिकल्स केसेस इन केस ऑफ द इमरजेंसी। अमेंडमेंट यहाँ पे हमारे 3 है, 38 ऑफ 1975, 42 ऑफ 1976 एंड 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। आप ये याद रखिएगा 1975 1976 इस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। जितनी भी चीज़ें की गई वो फ्रीडम देने के लिए की गई टू द सेंटर। इमरजेंसी को जितने भी आसान तरीके से लगाया जा सके उतने आसान तरीके से लगाया जाना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें 38 एंड 42 में की गई। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 आया, उसने हर इमरजेंसी को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो ऐसे ही किसी के ऊपर इम्पोज ना हो पाए, उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए, तो वो हम 44th में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से आ जाएंगे, नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352, इसमें कुछ आर्टिकल्स और आ जाते हैं 358 जो ये बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये ख़त्म हो जाएगा।
जिसकी वजह से प्रेस के पास फ्रीडम नहीं रही। इसी को तो हम सेंसरशिप बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी के केस में। अंडर द आर्टिकल सॉरी अंडर द आर्टिकल 359, अंडर द आर्टिकल 359 वो ये बोलते हैं कि नाउ प्रेसिडेंट हैव द पावर टू सस्पेंड द अदर आर्टिकल्स टू अदर फंडामेंटल राइट्स टू एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट 20 एंड 21। दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करते हैं एक बार। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी अंडर द आर्टिकल 352, उसी टाइम पे आर्टिकल 358 ये बोलता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 19 दैट इज़ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाएगा। उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर, कोई अलग से ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 359 ये बोलता है अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाएगी नेशनल इमरजेंसी के केस में कि वो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन नो मैटर नेशनल इमरजेंसी है या कुछ भी है, 20 और 21 फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 356 ये हमारा प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसमें 2 आर्टिकल हम और पढ़ते हैं, 355 365। 356 प्रेसिडेंट रूल, 355 सेंटर को ड्यूटी दी गई है कि वो स्टेट को देखे वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही है या नहीं कर रही है। और 365 जो सेंटर डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को, अगर वो फुलफिल नहीं कर रही है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ये 365 में है। उसके बाद अंडर द आर्टिकल 360 हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर में करना है। चैप्टर के एंड में आपको अमेंडमेंट्स, आर्टिकल, केस लिखने हैं। उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं उसको सेपरेट कीजिए, आर्टिकल्स को सेपरेट कीजिए, अमेंडमेंट्स को सेपरेट कीजिए, केसेस को सेपरेट कीजिए। इसमें हमने 2 केस पढ़े हैं, एक है मिनर्वा मिल्स केस 1980 और एक है बॉम्बई केस 1994। और उसके बाद सरकारी कमीशन रिपोर्टिंग और बॉम्बई केस था, उसके बेसिस पे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सिचुएशन बताई गई थी ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कि किस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो वो प्रॉपर माना जाएगा और किस केस में वो इम्प्रॉपर माना जाएगा। सो दिस इज इट, दिस इज़ द रिविजन ऑफ आर 4 चैप्टर विद इन 50 मिनट्स आई गेस। और आई होप आपने आज का जो सेशन है, जो रिविजन सेशन है, इसको एंजॉय किया जाएगा, एंजॉय किया होगा। अच्छे से रहे, खुश रहे और टेंशन ना ले, बस रिवाइज करते रहें। ओके, थैंक यू।